चलो, सो हेलो हेलो हेलो। चलो, क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग। सो हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग। ओके, सो लेट अस बिगिन। शुरुआत करते हैं। फटाफट फटाफट आ जाइएगा ऑनलाइन वालों। यस, लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रहा है। सो अब क्या है, स्टार्टिंग में बच्चों को थोड़ा पता नहीं होता है, उनको लगता है कि एकदम आराम से 9:30 का लेक्चर तो स्टार्ट होगा 10 o'clock को, ऐसा। चलो, सो कोई बात नहीं। अथर्व जी गुड मॉर्निंग, प्रियंका जी गुड मॉर्निंग, आयुष, हिमांशु। हिमांशु बेटा मैं एकदम अभी फर्स्ट क्लास हूँ, तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास है, रिकवरी हो चुकी है अच्छी खासी। गौरव जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरुआत करेंगे, आपके लिए वेट करते हैं 2-3 मिनट, फटाफट आ जाइएगा, बिना विलंब शुरुआत करते हैं। चलो, सो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो आप सभी को एग्जीक्यूटिव कोर्स के लिए वेलकम करते हैं हम। सो बहुत ही प्यारा कोर्स है, मजेदार कोर्स है। यानी अगर सीएस जर्नी में, पूरे आपके सीएस जर्नी में अगर पढ़ने लायक कोई कोर्स है, ठीक है, जिसको पढ़ के आपको बहुत मजा आएगा, वो कोर्स है वो सीएस एग्जीक्यूटिव का कोर्स है। और एक चीज, CSEET और एग्जीक्यूटिव, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, CSEET के जो जो प्यारे प्यारे नौजवान एग्जामिनेशन क्लियर करके एग्जीक्यूटिव में आते हैं, तो कम से कम 1-1.5 महीने बाद समझ पाते हैं कि EET और एग्जीक्यूटिव में क्या फर्क है। ठीक है, सो जैसे EET जो है ज्यादा करके हंसी मजाक में कंप्लीट हो जाता है, CSEET को कंप्लीट करने के लिए मेहनत नहीं लेनी पड़ती, CSEET अपने आप कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव कोर्स ऐसे है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कहूंगा जिन लोगों ने मेहनत करके पास हुए, बिल्कुल सही बात है मित्रों। ठीक है, EET का नहीं तो बच्चे बुरा मान जाएंगे, सर EET में तो हमने बहुत मेहनत की है। ठीक है, लेकिन मेहनत इस शब्द का अगर सही अर्थ जानना चाहोगे तो एग्जीक्यूटिव करके देखिए, आपको मेहनत इस शब्द का अर्थ पता चल जाएगा। ठीक है, चलो, सो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो हम कौन सा सब्जेक्ट आपके सामने लेके आ रहे हैं उसके बारे में बता दें। ठीक है, अब हमारे बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं बता पाते, ठीक है, सो ये थोड़ी बहुत जानकारी हमारे बारे में पढ़ लीजिएगा जब भी आपको समय मिलता है। जिन लोगों को हमारे बारे में कुछ पता नहीं है, सो आप थोड़े से कष्ट ले सकते हैं। ठीक है, सो ये जानकारी बाद में पढ़ सकते हैं और आपको पता चल जाएगा जिस फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो वो है कौन। ठीक है, चलो फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं, फैकल्टी को थोड़ा भगा देते हैं, सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण फैकल्टी नहीं, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। सो वो जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं आपके मॉड्यूल 1 का पेपर नंबर 4, जिसका नाम है टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिसेस। ये सब्जेक्ट के डिस्कशन के साथ हम शुरुआत करेंगे, टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिसेस। ओके, सो ये मॉड्यूल 1 के आपके 4 सब्जेक्ट्स है। ठीक है, पहला कंपनी लॉ, दूसरा जिंगल जिंगल JIGL, तीसरा SBC और चौथा टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिसेस। तो ये 4 विषयों में से केवल ये विषय ऐसा है जो MCQ माना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, माना अमिताभ बच्चन जी के KBC वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, सो दिस इज द ओनली सब्जेक्ट विच इज MCQ टाइप सब्जेक्ट। तो इस बात से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि अगर ये एक ही सब्जेक्ट है जो MCQ वाला सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब बाकी सब्जेक्ट तो आपको डिटेल सॉल्व करने या लिखने वाले सब्जेक्ट है। अब बाकी 3 सब्जेक्ट तो पूरे थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, लॉ वाले सब्जेक्ट है, जिसमें आपको पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखना होगा और उत्तर लिखने के बाद एग्जामिनर तय करेगा कि आपका
उत्तर जो है वो सही है नहीं है और उसके लिए कितने मार्क्स देने चाहिए। तो जनरली, ठीक है, नहीं थियरी पेपर स्कोरिंग होता है अनडाउटेडली, ठीक है, लेकिन जनरली थियरी में आउट ऑफ मार्क्स मिलना बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी क्वेश्चन को। अगर सिर्फ 5 मार्क का क्वेश्चन आपने पूरा 5 नंबर का सही लिखा है तो इंस्टीट्यूट का जो एग्जामिनर है, डिपेंड करता है उस दिन उसका मूड कैसा है, ठीक है, जिस दिन आपका वो पेपर चेक कर रहा है उस वक्त हो सकता है वो आपको 5 में से बहुत अच्छा लिखा होगा तो 3, 3.5, 4 मार्क दे दे, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में वो 3 मार्क या 2 मार्क में ही खुश हो जाता है। तो कहने का मतलब आप अगर 100 मार्क्स का पेपर लिखते हो तो मैक्स टू मैक्स 60, 70, बहुत ज्यादा अच्छा लिखा है तो 80, 85, 90 मार्क्स स्कोर कर पाते हो, ठीक है। सो बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत, अब ये 80, 90 मार्क्स स्कोर करने वालों की संख्या बहुत कम होती है जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन लिखते हैं, पेपर लिखते हैं। लेकिन ये जो एमसीक्यू वाले सब्जेक्ट, इसका एडवांटेज क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले सब्जेक्ट का एडवांटेज ये है कि ये 100 मार्क्स के लिए आपको 100 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अगर आप 100 के 100 एमसीक्यूज के सही जवाब देते हो तो ये चेकिंग कोई एग्जामिनर नहीं करता, ये पेपर का चेकिंग डायरेक्टली कंप्यूटर करता है। आपको ओएमआर शीट दी जाती है, ठीक है, ओएमआर शीट, पहले तो आपको, हम सीएसईटी के बच्चे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे एग्जामिनेशन घर बैठे बैठे नहीं होती है, ठीक है। सो बहुत सारे सीएसईटी के बच्चों को आदत लग गई है घर बैठे बैठे एग्जामिनेशन देने की, तो यहाँ पे घर बैठे बैठे केवल पढ़ाई हो सकती है, एग्जामिनेशन देने के लिए आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा। अब आजकल के जमाने के बच्चों को बताना पड़ता है सेंटर नाम की भी कुछ चीज होती है, यानी जब से कोविड आया है तब से सेंटर क्या होता है भूल ही गए लोग। तो मित्रों, इसकी एग्जामिनेशन जो है वो सेंटर में होती है, लेकिन इंस्टीट्यूट की सेंटर्स होती है, वहां पे जाना है, वहां पे जाके आपको पेपर यानी हार्ड यानी एक पेपर दिया जाएगा आपके सामने, ठीक है, एक 10-15 पेजेस का पेपर होता है जिसमें 100 एमसीक्यूज होता है, हार्ड फॉर्म में पेपर होता है, पेपर आपको दिया जाता है, हॉल में जितने भी बच्चे उनको पेपर दिया जाएगा और उसके साथ एक ओएमआर शीट दिया जाएगा। ओएमआर शीट यानी हर एक क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक ऐसे नंबरिंग होगा और उसके सामने 4 गोले होंगे, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, उसमें से जो ऑप्शन सही है उस गोले को आपने सर्कल करना है, ठीक है। ओएमआर शीट भी मैं आगे जाके आपको बता दूंगा, चिंता ना करें, ठीक है। सो इस प्रकार से आपको ये पेपर सॉल्व करना है। 3 आवर्स का ये पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। 3 आवर्स का मतलब होता है 180 मिनट, तो 180 मिनट में आपको 100 एमसीक्यू सॉल्व करना है, 100 एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो तकरीबन एक एमसीक्यू के लिए कितना मिनट है बता सकता है कोई? ओके, 180 मिनट आपके पास है, ठीक है, जिसमें 100 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो आपके पास 1 मिनट और तकरीबन 30 से 40 सेकंड के आसपास का समय रहता है, 1.5 मिनट पकड़ के चलिएगा, ठीक है। सो 1.5 मिनट, 1 मिनट यानी 90 सेकंड्स के आसपास का टाइम होता है आपको एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। तो मित्रों, यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग है, सीएसईटी और इसमें अंतर है, इस पे पेपर सॉल्व करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन रीड करने के लिए हमें 30 सेकंड्स लगता है, ठीक है, और फटक से उसका आंसर, यानी अगर क्वेश्चन रीडिंग का स्पीड अच्छा है आप लोगों का तो 30 सेकंड से 40 सेकंड एक क्वेश्चन रीड करने के लिए लगते हैं और आगे 30-40 सेकंड तो आपको सोचने के लिए कम से कम लगेंगे, ठीक है। इतने समय में आपको जवाब देना है। ऑडियो इज नॉट क्लियर। अब बेटा ठीक है, ऑडियो क्लियर है अभी? हेलो हेलो हेलो, अमन शरीश, अमन जी कह रहे हैं ऑडियो इज नॉट क्लियर। ओके, ऑडियो इशू हो रही है, अमन छोड़ के बाकी किसी को ऑडियो इशू हो रहा है? ओके, अजय जी कह रहे हैं कि सर 1.8 मिनट्स होता है। 1.8 मिनट्स का मतलब 90 सेकंड्स होता है बेटा, अप्रोक्सीमेटली आपके पास पेपर सॉल्व करने के लिए 90 सेकंड्स होते हैं। क्लियर आ रही है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट है, चलो फाइन। सो अमन जी एक बार देख लीजिएगा, आपके फोन में शायद थोड़ी सी समस्या हो सकती है। चलो, सो गुड मॉर्निंग वैशु, देन अभय, हिमांशु, अथर्व, ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। JBPB कौन है पता नहीं, ठीक है, लेकिन उन्होंने हेलो दुष्यंत सर कहा है, तो बेटा दुष्यंत सर के बिहाफ पे मैं भी आपको हेलो करता हूं। ओके, सो अब ठीक है, ओके चलो फाइन। सो अब शुरुआत करते हैं। हाँ, तो मित्र मैं कह रहा था आपके पास 90 सेकंड्स होते हैं, एक क्वेश्चन का जवाब लिखने के लिए आपके पास महज 90 सेकंड्स होते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तो जब हम आपको टैक्स का सब्जेक्ट सिखाएंगे तो सिखाते वक्त आपको न केवल प्रोविजन सिखाएंगे, लेकिन वो प्रोविजन याद कैसे करनी है, ठीक है, ये भी सिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है ना, देखो आप 100 क्वेश्चंस वन आफ्टर द अदर सॉल्व करोगे, तो ये 100 क्वेश्चंस एक ही टॉपिक में से नहीं आएंगे, अलग अलग टॉपिक में से आएंगे। तो टैक्स के पेपर में
ठीक है, इतने सारे सेक्शंस है, इतने सारे सेक्शंस है, हर एक सेक्शन को कैसे रिकॉल करे और वो भी कम समय में रिकॉल करके उसका जवाब कैसे लिखे। इसके लिए अपन जो टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो इस प्रकार से पढ़ते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने के बाद सारे प्रोविजंस, जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है आपके दिमाग के सामने सारी प्रोविजंस आ जाए, इस प्रकार से आपको पेपर पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलो मित्रों, तो पहले तो हम मार्किंग सिस्टम बता देते हैं इसका, यानी 100 मार्क्स के लिए जो 100 एमसीक्यूज आने वाले हैं उसमें क्या क्या आएगा। तो ये सब्जेक्ट का ब्रेकअप जो है ना 2 हिस्सों में किया गया। ठीक है, टैक्स के सब्जेक्ट का ब्रेकअप 2 हिस्सों में किया गया। पहला हिस्सा है जिसको हम डायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं और दूसरा हिस्सा है जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। सर ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, फिलहाल टेंशन मत लो, ये लेक्चर के अंत तक आपको पता चल जाएगा डायरेक्ट टैक्स क्या चीज है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या चीज है। ठीक है, सो फिलहाल ऐसे समझ लो ये सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स हैं, एक डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स जो है वो 50 नंबर के लिए है और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो भी 50 नंबर के लिए। ठीक है, ऐसा इक्वली डिवाइड किया गया। मित्रों, डायरेक्ट टैक्स इन इटसेल्फ इज अ सेपरेट सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स इन इटसेल्फ इज अ सेपरेट सब्जेक्ट। दोनों भी सब्जेक्ट्स एक्चुअली ये अलग अलग सब्जेक्ट है, 100 नंबर के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या किया, दोनों को क्लब किया, एक सब्जेक्ट बना दिया। अब सीएस एग्जीक्यूटिव की एक आपको प्रॉब्लम बता देते हैं। एग्जीक्यूटिव में सिलेबस इंस्टीट्यूट ने इतने अच्छे तरीके से उन्होंने बनाया है, कहने के लिए उन्होंने 8 सब्जेक्ट कहे हैं, लेकिन अगर इसको डिवाइड कर दे तो कम से कम 15 से 16 सब्जेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, सो 16 सब्जेक्ट का कंटेंट आपको काट पीट के उन्होंने 8 सब्जेक्ट में फिट करके दिया है, इसलिए एग्जीक्यूटिव बहुत इजी बन जाता है। तो मित्रों, हाँ, तो हम कह रहे थे टैक्स का सब्जेक्ट जो है 2 हिस्सों में बटा है, एक है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स 50 नंबर के लिए 50 एमसीक्यू आते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स 50 नंबर के लिए 50 एमसीक्यू आते हैं। अब बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेरी पूछते हैं, क्या क्या क्वेरी पूछते हैं, ठीक है, वो क्वेरी अब मैं खुद पूछ लूंगा और मैं खुद जवाब दूंगा। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी रहती है, ठीक है, तो वो मुझे पूछ लीजिएगा। जेबीपी पूछ रहे हैं मॉड्यूल से सेल्फ स्टडी कर पाएंगे बेटा? इसका जवाब भी जरूर देंगे हम। बाकी आईकन एकेडमी के नोट्स काफी रहेंगे, ठीक है, जो भी है सब बता देंगे, बस सुनते रहिएगा। ठीक है, और क्वेरी पूछने के लिए भी समय देंगे, चिंता ना करें। सो अब बात ऐसे है मित्रों, पहली चीज तो ठीक है, यहाँ पे मार्किंग सिस्टम, पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन ये है, सर ये वेटेज फिक्स है क्या? यानी क्या ऐसे होगा डायरेक्ट टैक्स के लिए 50 मार्क का जो डायरेक्ट टैक्स है इसमें केवल 50 एमसीक्यू ही आएंगे या उससे ज्यादा भी आ सकता है? यानी 60, यानी पैटर्न में इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में तो 50-50 लिख के दिया है, लेकिन बहुत बार सीएसईटी में भी ऐसे हुआ, ठीक है, कि वेटेज एक है और पेपर में जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका वेटेज अलग होता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव में और वो भी टैक्स के सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो यहाँ पे 2 पार्ट्स में पेपर डिवाइड है। पार्ट ए के 50 एमसीक्यू ही आएंगे, पार्ट बी के 50 एमसीक्यू ही आएंगे। तो डायरेक्ट टैक्स के ऊपर आपको केवल 50 एमसीक्यू रहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर भी आपको केवल 50 एमसीक्यू ही रहेंगे। वेटेज फिक्स है, वेटेज में और नंबर ऑफ एमसीक्यू में न कोई बढ़ोतरी होती है न कोई कटौती होती है। ठीक है, सो ये याद रखिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, सर क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है क्या? क्योंकि सीएसईईटी में सर निगेटिव मार्किंग वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी आंसर सही जो है उनके पूरे मार्क्स मिलते हैं, गलत आंसर का कोई भी मार्क कटता नहीं है। तो सर क्या 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 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है? जी हाँ, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है। सो यहाँ पे अगर आप 4 क्वेश्चंस के आंसर गलत लिखते हो तो उसका 1 मार्क कट जाता है। ठीक है, ये याद रखना है, 4 क्वेश्चंस के आंसर गलत होने के बाद आपका 1 मार्क कट जाता है। समझाने के लिए उदाहरण देके समझाएंगे। समझो आपने 100 एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से 60 एमसीक्यूज के आंसर करेक्ट है, 40 एमसीक्यूज के आंसर आपने गलत अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, कृपया ध्यान देकर सुनिएगा, सारी चीजें बता देंगे, सारी हर एक छोटी सी छोटी चीज कवर करेंगे। ठीक है, यानी आपका जो होगा वही मेरा होगा डाउट। ठीक है, सो चिंता ना करें, आपके सारे के सारे डाउट्स हम क्लियर करवा देंगे, उसके बाद एक एक करके सबके डाउट्स एंटरटेन करेंगे। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, 100 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, उसमें से आपने समझो 60 सही लिखे हैं, 40 के जवाब गलत लिखे हैं, तो ये 60 जो सही लिखे इसके आपको प्लस 60 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हर एक एमसीक्यू के लिए 1 मार्क होता है, तो 60 एमसीक्यू के 60 मार्क्स बन जाएंगे। और जो 40 गलत लिखे हैं, ठीक है, 40 डिवाइडेड बाय 4 करो। ठीक है, 40 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 10 निगेटिव मार्क्स, क्योंकि 4 एमसीक्यू के पीछे 1 मार्क कटेगा, तो 40 एमसीक्यूज के पीछे आपके 10 निगेटिव मार्क होंगे।
तो 60 पॉजिटिव माइनस 10 निगेटिव, आपको महज 50 नंबर मिलेंगे। यानी 60 सवालों के जवाब सही देने के बावजूद 50 नंबर मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो निगेटिव मार्किंग इज ए ब्लेसिंग, ठीक है, एज वेल एज इट इज ऑल्सो ए कर्स। वाई? ठीक है, सो सब बता देते हैं और स्ट्रेटेजी हमने क्या रखना है वो भी बता देते हैं। मित्रों, निगेटिव मार्किंग होने की वजह से अपने को स्ट्रेटेजी क्या रखना है? स्ट्रेटेजी ये रखना है वही एमसीक्यूज के आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं जिसमें हम 100% श्योर है। जिन एमसीक्यूज में हम श्योर नहीं है उसके क्वेश्चंस के आंसर्स अटेम्प्ट नहीं करने हैं। ठीक है, सो जिन क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते मत अटेम्प्ट करो। तो अगर समझो आप कॉन्फिडेंट थे 60 पे, पूरे 60 अटेम्प्ट कर लिए, 40 अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो ये 60 में से 60 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट किया तो ज्यादा मार्क मिलेंगे, ठीक है, कम पेपर अटेम्प्ट किया तो कम मार्क मिलेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कितना अटेम्प्ट करते हो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है आप कैसे अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, सो ये चीज याद रखना है। तो जितना अपने को आता है उतना अपने को लिखना है। सर तो ये तो बुरी बात हुई ना सर, ठीक है, इसमें अच्छा क्या है सर? आप तो ये नेगेटिव मार्किंग से मार्क कटते हैं, इसमें अच्छा क्या है? अच्छा क्या है कि ये फिल्टर है, फिल्टर। यानी देखो सीएसईटी में क्या हुआ था, वो बच्चे भी पास कर दिए जिनको कुछ आता नहीं था। ठीक है, यानी जय माता दी करके ऑप्शन टिक करके आने का, ठीक है, कुछ भी लिख के आने का, ठीक है, 50 में से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स में से कम 20-25 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं तुक्के लगा लगा के। ठीक है, जय माता दी करके भगवान को याद करके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके 4 में से एक आंसर तो आ ही जाता। ठीक है, सो या 4-5 एमसीक्यू में से 2-3 एमसीक्यू तो सही आए। तो ऐसे वाला जो क्राउड पास होके ऊपर आया है एग्जीक्यूटिव में, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल फिल्टर लग जाता है। ठीक है, सो ऐसे वाले क्राउड के तो निगेटिव मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, सो निगेटिव मार्क्स से पॉजिटिव मार्क्स आपके वो तो चले ही जाते हैं, उसके अलावा निगेटिव मार्क्स भी आ जाते हैं। सो ये चीज याद रखना। ठीक है, सो ऐसे वाला क्राउड अपने को आगे चाहिए भी नहीं। जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है बस इंस्टीट्यूट उसी को आगे बढ़ाता है। ठीक है, जो मेहनत नहीं करना चाहता इंस्टीट्यूट बोलता है टाटा बाय बाय। ठीक है, सो ये निगेटिव मार्किंग का एडवांटेज है। तो मेहनत लो, आगे बढ़ो। चलो, सो ये बता दिया मैंने। दूसरी चीज, अब जो सवाल पूछा जाता है सर क्या ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या थियोरेटिकल सब्जेक्ट है? टैक्स का सब्जेक्ट। मित्रों, टैक्स का सब्जेक्ट 100% प्रैक्टिकल कम थियोरेटिकल है। सो यानी यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल तब समझ में आता है जब आपकी थियरी क्लियर होती है, और आपकी थियरी क्लियर होने के बाद अगर आपको थियरी क्लियर करना है तो आपको प्रैक्टिकल समझना है। ठीक है, इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब दोनों भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, सो सब्जेक्ट इतना प्यारा है कि कहीं पे भी हमें थियरी भी पढ़ते वक्त ऐसे नहीं लगता कि हम थियरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल जैसे ही लगता है। तो ये इसके लिए हम इसको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। अब इसमें क्या प्रैक्टिकल यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे क्या? जी हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे और थियरी बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। सर उसका प्रोपोर्शन क्या होगा? कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, कितने थियरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उनका भी आंसर दे देते हैं। मित्रों, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 100 नंबर में से 40 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मिनिमम 35 से 40 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे और 50 से 60 नंबर के थियरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, थियरी बेस्ड का मतलब प्योर थियरी नहीं होता, ये भी प्रैक्टिकल बेस्ड थियरी होता है। ठीक है, सो इसलिए इस प्रकार से इसका वेटेज है। ठीक है, और एक चीज बच्चे पूछते हैं सर यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना अलाउड है क्या? सो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना अलाउड है। कैलकुलेटर है किसी के पास? लाए है कैलकुलेटर? ओके, कैलकुलेटर का इस्तेमाल सीएसईटी में करना अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना अलाउड है। और अब मैक्सिमम बच्चे एक सवाल पूछते हैं, सर कौन सा कैलकुलेटर अलाउड है? ठीक है, सो पहले लेक्चर में ये भी क्लियर करते हैं। देखो कैलकुलेटर कौन सा अलाउड है, आपको दिखा रहा है ये चाइनीज कैलकुलेटर है। वैसे हम चाइनीज नहीं, लेकिन यहाँ पे एक हिंदुस्तानी कंपनी भी ऐसे ही कैलकुलेटर बनाती है, तो चाइनीज चीजें हमें पसंद नहीं है। ठीक है, सो पूरे लेक्चर में टैक्स खत्म होने तक, ठीक है, चाइना को हम रादर बहुत सारी चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं और बहुत सारी चीजों को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें से एक कैलकुलेटर जिसको हम सपोर्ट करेंगे। सो ये कैलकुलेटर बहुत सस्ते में मिलता है। इसकी प्राइस 60 रुपए से लेके 120 रुपए तक रीजन टू रीजन डिफर करती है। तो इस टाइप का कैलकुलेटर आपको चलेगा। ठीक है, कैलकुलेटर कितना दिखाई दे रहा है मेरे हाथ से आपको पता नहीं, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, कैमरा थोड़ा दूर है मेरे से। ठीक है, सो ये कैलकुलेटर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब मित्रों ध्यान देके सुनना, कैलकुलेटर ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर टैक्स नाम का कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए। बटन टिक से देख के लेना जिसके ऊपर टैक्स लिखा नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक है,
टैक्स के अलावा जीएसटी भी लिखा होता है, जीएसटी वाले कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। तीसरी चीज, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, मोबाइल के कैलकुलेटर का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। ओके, सो सिंपल वाला कैलकुलेटर चाहिए, बेसिक फंक्शन वाला कैलकुलेटर होना चाहिए। कैलकुलेटर जब खरीदेंगे तो याद रखना एक बटन होता है जीटी, मतलब ग्रैंड टोटल नाम का एक बटन होता है, ठीक है, वो बटन वाला कैलकुलेटर लेना। बिना जीटी वाले बटन का कैलकुलेटर काम का नहीं है। कैलकुलेटर पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो आपको पता नहीं होते हैं, शॉर्टकट फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी कीज होती है जिसके बारे में आपको बिल्कुल जानकारी नहीं होती। आपको सिर्फ नंबर कीज, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इसके बारे में जानकारी होती है। रेगुलर कोर्स ऑफ लेक्चर में जब मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो कैलकुलेटर के हर एक बटन का, फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी सिखाया जाएगा। सर ये टैक्स की लेक्चर है लेकिन इसमें कैलकुलेटर का ऑपरेशन सिखाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है, इस छोटे से मशीन से अवगत नहीं होते हैं। जिन लोगों ने सीएसईटी की क्लास हमसे ली थी तो लॉजिकल रीजनिंग में मैंने कुछ कुछ शॉर्टकट्स आपको बताए थे एलआर में, ठीक है, कोई बात नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे शॉर्टकट्स है। व्हाट्स द फंक्शन ऑफ जीटी? जीटी का मतलब बेटा, जीटी गाड़ी वाली जीटी नहीं है, ग्रैंड टोटल वाला जीटी है। देखो यहां से शुरुआत होगी, जीटी का फुल फॉर्म ही हमें पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक एमआरसी वाला बटन होता है जिसका नाम है मेमोरी रिकॉल, एम प्लस एम माइनस, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ एमयू वाला एम पता है, बाकी कोई एम से शायद ही आप, ठीक है, आप फेमिलियर होंगे, कोई बात नहीं, बाकी शब्दों से मैं आपको फेमिलियर करवा दूंगा। तो ये वाला कैलकुलेटर चलेगा। अब बताता हूं, ये छोड़ के अगर आप दूसरा किसी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हो तो इंस्टीट्यूट वो कैलकुलेटर एग्जामिनेशन सेंटर में आपका जब्त करवा लेगी। ये चीज याद रखना। एग्जामिनेशन हॉल में अगर दूसरा साइंटिफिक फंक्शन वाला कैलकुलेटर, मोबाइल वाला कैलकुलेटर अगर आप यूज करते हो तो इंस्टीट्यूट के अधिकारी के पास पूरा अधिकार होता है, ठीक है, जो भी इन्विजिलेटर आता है वो आपका कैलकुलेटर तुरंत जब्त करवाता है। सो कृपया कोई भी कैलकुलेटर लेके मत जाना जो प्रोहिबिटेड है। सर अब इसलिए मैंने आपको लिस्ट बताते वक्त कौन से कैलकुलेटर यूज नहीं करने हैं उसकी लिस्ट बताई, और कौन सा यूज करना है उसका एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। बेसिक फंक्शन वाला कैलकुलेटर चाहिए बस, दैट्स इट। मेमोरी प्लस, मेमोरी माइनस, मेमोरी रिकॉल, ठीक है, देन चेक का फंक्शन और जीटी का फंक्शन, ये वाला कैलकुलेटर चाहिए, इसके अलावा दूसरा कोई फंक्शन नहीं चलेगा। ओके सर, समझ में आ गया सर। ओके, एग्जामिनेशन हॉल में जाते वक्त अपने साथ दो कैलकुलेटर कैरी कीजिएगा, ठीक है। कुछ बच्चों के साथ ऐसे हुआ है कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद कैलकुलेटर बंद हो चुके हैं, उसका सेल डाउन हो गया है, तो सेंटर से बाहर निकलना अलाउड नहीं होता है सेल बदलने के लिए, तो कृपया दो कैलकुलेटर अपने साथ कैरी कीजिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एग्जाम, अभी हम जब लेक्चर्स देखेंगे तो लेक्चर्स में जो कैलकुलेटर आप यूज करोगे वही कैलकुलेटर एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना। यानी गलती क्या करते हैं बच्चे, बता देते हैं। अब जब लेक्चर शुरू हो जाता है, शुरू होने के बाद वो मोबाइल पे कैलकुलेशन कर लेते हैं और ऐसे सोचते हैं कि एग्जामिनेशन में जब हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी तो 2-4 दिन पहले खरीद लेंगे। इससे होता क्या ना, कैलकुलेटर की आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। बटन्स, हर एक कैलकुलेटर का लेआउट बटन्स का अलग अलग होता है, तो इस पे आपके फिंगर्स, आपकी आंख जम जाती है एक बार आप उसको कंटिन्यूस यूज करते हो तो इसलिए कृपया मित्रों, जो कैलकुलेटर आप एग्जामिनेशन में यूज करने वाले हो उसी पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलो सर, ये बहुत ही बेसिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है और आप लोग भी बिल्कुल नए नए हो इस सब्जेक्ट के लिए, इसलिए मुझे ये सारे इंस्ट्रक्शंस देने पड़ रहे हैं। चलो, और एक चीज, अब ये पैटर्न तो बता दिया, मार्क्स का पैटर्न बता दिया, ठीक है, कैलकुलेटर कैसे होना चाहिए वो बता दिया। सबसे महत्वपूर्ण चीज अब जो बताने जा रहा है वो ये है कि हमें, जब हम क्लास में डिस्कशन करेंगे तो हमें किन किन इक्विपमेंट्स की जरूरत है, कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, ठीक है, वो भी बता दें। पहला लेक्चर है, शायद इसमें ये सारी चीजें आपके पास नहीं होगी, आपके सामने नहीं होगी, लेकिन इसके बाद होना जरूरी है, ठीक है मित्रों। आपके पास अभी फिलहाल एक नोटबुक रहेगी 200 पेजेस की, फुल साइज तो भी चलेगा, ठीक है, नहीं तो कम से कम 2 नोटबुक होनी चाहिए, कम से कम। अभी पहली नोटबुक भरने के बाद दूसरी की जरूरत पड़ेगी, नोटबुक दिखा सकते हैं, वो भी दिखा देते हैं। हाँ, ये फुल साइज वाली नोटबुक चाहिए, ठीक है, देखो ऐसी वाली नोटबुक चाहिए, फुल साइज वाली नोटबुक चाहिए, ठीक है। सो ये फुल साइज वाली 200 पेजेस वाली नोटबुक की हमें जरूरत है। ऐसे 2 नोटबुक्स कम से कम हम भरते हैं, कम से कम 2 नोटबुक, यानी 200 यानी 400 पेजेस तो हम नोटबुक के ही भरते हैं, तो तीसरी भी कभी कभार लग जाती है, इतना प्रैक्टिस हम क्लास में लेते हैं। तो 200 पेजेस वाली नोटबुक आपने आपके साथ कैरी करनी है, बॉल पॉइंट पेन कैरी करना है,
कैलकुलेटर कैरी करना है, ठीक है, और लाइन मारने के लिए पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करना है। अब लाइन यानी बुक पे लाइन मारने के लिए पेंसिल और पेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है, गलत ना समझे। सो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों ध्यान देके सुनिएगा, ठीक है, आगे भी सुनिएगा। अब आप बोलेंगे सर एमसीक्यू वाला पेपर है तो उसमें पेन पेंसिल काहे का लाइन मारने का, काहे का फॉर्मेट बनाने का। मित्रों भले ही आपका पेपर एमसीक्यू वाला है लेकिन हम क्लास में आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, फॉर्मेट बना के पढ़वाते हैं। तो आप पहले लेक्चर में बता देता हूं, ठीक है, अगर मैंने जिस फॉर्मेट में आपको सॉल्व करने के लिए बोला है उस फॉर्मेट में अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपकी मोबाइल की या फिर लैपटॉप के स्क्रीन फोड़ के हम बाहर निकल के आपको वहां आके पीटेंगे, ठीक है। सो हमें वरदान दिया है भगवान ने, याद रखिएगा, ठीक है। सो इसलिए जैसे मैं क्लास में सॉल्व करवाऊंगा वैसे ही आपने सॉल्व करना है। कोई भी ऐसे कीड़े कीड़े वाली राइटिंग करके सॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। आप जब मुझे क्वेरीज पूछते हैं तो फोटो निकालते हैं बुक का और मुझे भेज देते हैं, आपकी हैंडराइटिंग कीड़े कीड़े वाली होती है, वो देख के थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन ठीक है हम उसको काबू में कर लेते हैं। सो कोई भी कीड़ा काड़ी नहीं करेगा, बुक अच्छे से प्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलो सो ये भी बता दिया। अब आगे अब आ जाता है फिर से सब्जेक्ट की ओर। ओके, सब्जेक्ट की ओर आने से पहले बुक्स का एक क्वेश्चन था, कौन से बुक्स का इस्तेमाल होगा और क्लास की कौन सी नोट्स मिलेगी वो आगे हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले कुछ पूछ रहे हैं कोई, यहाँ तक ठीक है, सब ठीक चल रहा है। ओके अदिति झा जी, ठीक है। देवी जी हंस रहे हैं वहां से। देवी जी सच में हम स्क्रीन से बाहर निकलते देवी जी, आपको पता नहीं है। ओके चलो सो हाँ, तो हम कह रहे हैं कि टैक्स में दो जो पार्ट्स है, दो जो हिस्से बने हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स 50 नंबर के लिए जो आप पढ़ते हो उसमें आप इनकम टैक्स पढ़ते हो। एक टैक्स है जिसका नाम इनकम टैक्स होता है, क्या होता है जानने के लिए थोड़ा सा सब्र कीजिए। और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स नाम का जो टैक्स होता है, उस इनडायरेक्ट टैक्स में दो टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस आप पढ़ने वाले हो इस लेवल पे। पहला इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे आप जीएसटी नाम का, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे आप कस्टम्स के नाम का, ठीक है। जीएसटी नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। सो ये जीएसटी जो होता है वो 40 से 45 नंबर के लिए होता है। 40 नंबर के लिए जीएसटी, 40 से 45 नंबर के लिए, और कस्टम्स महज 5 से 10 नंबर के लिए होता है। ये इसका इंटरनल वेटेज है। तो 40 से 50 नंबर का जीएसटी पढ़ा जाता है और 5 से 10 नंबर का जो है वो कस्टम्स पढ़ा जाता है, ठीक है। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस में लगातार अमेंडमेंट चलती रहती है, लगातार कोई ना कोई जीएसटी में नोटिफिकेशन आते रहता है कि हम जीएसटी का प्रैक्टिस भी करते हैं, इसलिए हमें तुरंत बहुत सारी नोटिफिकेशंस पता चल जाती हैं और वो हम आप तक पहुंचा भी देते हैं। जीएसटी के यानी पूरे टैक्स में बहुत सारी चीजें जो है वो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सो जितना हो सके मेरे से बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। ओके, सो जीएसटी और कस्टम्स का ये मार्किंग वेटेज बता दिया। मित्रों ये जो टैक्स पढ़ने वाले हो, टैक्स का पेपर आप पढ़ने वाले हो, सब्जेक्ट जो पढ़ने वाले हो, इतना प्यारा सब्जेक्ट है, इतना प्यारा सब्जेक्ट है कि आपके लाइफ टाइम ये काम की चीज है। लाइफ टाइम आपको मजा आएगा ये सब्जेक्ट पढ़ के। कि मजा कैसे आएगा, ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप आपके लाइफ टाइम करते रहोगे, ठीक है। सो आने वाले समय में जीएसटी के लिए, जैसे मैंने प्रीवियस 2-3 लेक्चर से बता, जीएसटी जब इंट्रोड्यूस किया था 2017 में, तो सबसे पहली बैच जीएसटी की मैंने ली थी, हिंदुस्तान की पहली नोट्स जीएसटी की मैंने लाई थी, ठीक है। सो तब से हम अभी तक जीएसटी पढ़ा भी रहे, उसका प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है। सो जीएसटी में हम जीएसटी को बहुत ही करीब से हमने समझा है, ठीक है, महसूस किया है, और इसका स्कोप भी हम जानते हैं। तो आने वाले समय में जीएसटी में, ठीक है, प्रैक्टिस करने वाले को बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है। तो कंपनी सेक्रेटरीज कैन ऑल्सो डू द प्रैक्टिस इन टैक्स लॉज, याद रखना, ठीक है। बहुत लोग गलत फहमी में हैं कि टैक्स केवल चार्टेड अकाउंटेंसी कर सकते हैं टैक्स में प्रैक्टिस, सीएस नहीं कर सकते। रिसेंट चेंज हुआ है जिसकी तहत जीएसटी में जीएसटी ऑडिट का सर्टिफिकेशन सबके लिए ओपन किया है, नॉट ओनली सीए, सीएस, सीएमए, कोई भी जीएसटी का सर्टिफिकेशन कर सकता है। तो आने वाले समय में जीएसटी में बहुत ज्यादा स्कोप है, ठीक है। चलो सो क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर सीएस करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ तो कर सकते हो, ठीक है। सो लेकिन ये सब्जेक्ट को बहुत सारे लोग निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। इसमें आप करोर्स ऑफ रुपीस की प्रैक्टिस आपके आगे जाके एस्टेब्लिश कर सकते हो, क्योंकि जीएसटी आने वाले, जिनको जीएसटी समझ में आता है, जिनको जीएसटी लॉज का ज्ञान है, ऐसे बहुत कम प्रोफेशनल्स है। जीएसटी नया लेजिस्लेशन है, 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। सो इसलिए इसके प्रोविजन बहुत सारे पुराने प्रोफेशनल्स को पता नहीं है।
तो आप नए नए प्रोफेशनल पास होके जीएसटी में प्रैक्टिस कर सकते हो, इनकम टैक्स में भी कर सकते हो, जीएसटी में भी, कस्टम्स में भी, ठीक है। चलो फाइन, इसलिए हम पढ़ते हो तो इसको सिर्फ मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे बल्कि इन डेप्थ पढ़ेंगे। अब ये समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये यहां तक सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, मार्किंग स्कीम के बारे में बता दिया, हमारी क्लास की रिक्वायरमेंट्स क्या है वो भी आपको बता दिया। अब नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सर इसकी पढ़ाई, टैक्स इस सब्जेक्ट की पढ़ाई कैसे की जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो सभी के सामने होता है, आईसीएसआई ने जो मॉड्यूल इशू किया है उस मॉड्यूल से क्या हम पढ़ सकते हैं क्या। मित्रों आप आपका मॉड्यूल देखो, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, मतलब किसी नोट्स को, मॉड्यूल को, किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है, ठीक है। देखो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसके एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। तो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल जब बनाई गई है तो उन्होंने सेक्शन नंबर की फ्लो में मॉड्यूल बनाई है। तो मॉड्यूल पढ़ के समझ में नहीं आता, मॉड्यूल पढ़ के आपको प्रोविजंस ज्यादा समझ में नहीं आती अनटिल एंड अनलेस आपको कोई एक्सप्लेन करने वाला हो, अनटिल एंड अनलेस, ठीक है। हर एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन के साथ क्या संबंध है ये इलॉबरेट करके, एस्टैब्लिश करके देने वाला आपको कोई हमसफर साथी आपके साथ हो, ठीक है। सो मॉड्यूल को आप दूर रखेंगे, मैं ऐसे नहीं कहता मॉड्यूल पढ़ेंगे नहीं, मैंने यही शब्दों का इस्तेमाल किया है, मॉड्यूल से दूर रहेंगे, कम से कम अगले 2 महीने तक तो या 1 महीने तक तो दूर रहिएगा। जैसे, ठीक है, जैसे हम एक एक टॉपिक कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व, उसके बाद मॉड्यूल खोलो ना, मॉड्यूल खोलो, मॉड्यूल से सॉल्व करो, ठीक है। देखो, ठीक है, 1 महीने बाद जब आपको टैक्स क्या होता है ये समझ में आएगा, उसके बाद अगर आप मॉड्यूल को हाथ लगाओगे तो आप एग्जैक्टली आज से 1 महीने बाद आप मुझे खुद व्हाट्सएप करके बताना आपको क्या पसंद आ रहा है, क्लास की नोट्स या फिर मॉड्यूल, ठीक है। लेकिन 1 महीने तक ये सवाल ना पूछे, ठीक है। चलो, सो विशाल पूछ रहे कोई जयपुर से है क्या, बेटा आप हिंदुस्तान से हो, यही बात हमारे लिए काफी है बेटा, क्या फर्क पड़ता है ना। चलो, सो आजकल तो हम अभी आपके जयपुर में ही आके आपके सामने आपके घर में आके आपको पढ़ा रहे बेटा, ठीक है। चलो, सो बहुत लोग, जब कल आखिरी एडमिशन जो हमने किया था ऑफर में, दैट वाज फ्रॉम अंडमान निकोबार, ठीक है। सो अंडमान निकोबार का आखिरी एडमिशन था बेटा, तो आपको दिल्ली से अंडमान निकोबार तक जम्मू कश्मीर के भी बच्चे यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, वेस्ट बंगाल के भी बच्चे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो फाइन। तो देवी और सज्जनों, मिस्टर एक्स कह रहे हैं सोपान सर लव यू, बेटा मेरे साथ फ्लर्ट ना करे, ठीक है, मेरा ध्यान भटक जाएगा बेटा नहीं तो। ओके चलो, सो देखो कोई हरिद्वार से भी है, चलो चलो चलो, सो वॉल्यूम 1, ठीक है। अब हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं, ध्यान देके, ध्यान देके सब लोग ध्यान देके सुनिएगा, सब लोग ध्यान देके सुनिएगा, ठीक है। वॉल्यूम, हम जो बुक्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है, वो नोट्स में सबसे पहला वॉल्यूम 1 जो आपको मिलेगा, इनकम टैक्स का वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम 1 जो आपको मिलेगा इनकम टैक्स का वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम 2 जीएसटी का वॉल्यूम मिलेगा। ऐसे 2 वॉल्यूम आपको मिलने वाले हैं, एक इनकम टैक्स का और दूसरा जीएसटी एंड कस्टम्स का। अब ठीक है, ये कुछ बच्चों को ये 2 अलग अलग वॉल्यूम मिलते हैं, कुछ बच्चों को दोनों वॉल्यूम एक साथ कंबाइन करके भी मिलता है, ठीक है। सो चिंता ना करें, ठीक है, कुछ बुक्स में मैंने दोनों को कंबाइन किया है, कुछ बुक्स को, कुछ बच्चों को अलग अलग वॉल्यूम मिली है, ठीक है, लेकिन कंटेंट दोनों का सेम है। इसके अलावा एमसीक्यू बुक मिलती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुत सारे एमसीक्यूज, तकरीबन 2 से 3 हजार एमसीक्यूज तो हम क्लास में ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करवा करवा के क्वेश्चंस 2 से 3 हजार क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। उसके अलावा कुछ एमसीक्यूज क्लास में डिस्कस होते हैं और बच्चे बोलते हैं कुछ एमसीक्यूज घर पे प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, वो घर पे प्रैक्टिस करने के लिए ये वाला एमसीक्यू बुक है, ठीक है। सो ये वाला एमसीक्यू बुक और एक बुक जो है दैट इज चार्ट बुक, ये बुक्स जो है आपको सॉफ्ट फॉर्म में मिलेंगे, यानी इसकी हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी आपको, बल्कि इसकी आपको मिलेगी सॉफ्ट कॉपी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। सो आई कैन एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन जो है, वो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू देवियों और सज्जनों, ओके, हाँ, चार्ट बुक और एमसीक्यू बुक, ये 2 बुक जो है वो आपको मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू मिलेगी, आखिरी जो 2 बुक है वो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू मिलेगी, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बड़ा हो जा भाई साहब। ओके, सो ये नोट्स अभी नोट्स डिस्पैच हो रहे हैं, ठीक है। सो
बहुत सारी ऑर्डर्स हैं, तो नोट्स मिलने में 7-8 दिन तो लगेंगे, ठीक है। सो जब तक नोट्स नहीं मिलते हैं, जरूरत नहीं है लेक्चर देखिए, लेक्चर में सब कुछ कवर हो जाएगा, नोट्स भी यहीं से देख लीजिएगा, ठीक है, कहीं और से देखने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन आईकन एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, उसमें चार्ट्स अपलोड होते हैं, मैं पूरा टैक्स सबको चार्ट फॉर्म में पढ़ाता हूं, ठीक है। सो चार्ट क्या होता है और उसका मजा क्या है वो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, अभी इसमें थोड़ा सा कम बताएंगे हम आपको। तो जो भी चार्ट्स यहाँ पे क्लास में होते हैं वो चार्ट बुक में कन्वर्ट किए गए हैं, और वो चार्ट बुक का एक्सेस सभी को दिया जाता है मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा। अब याद रखिएगा, क्लास में हम जो भी चार्ट्स पढ़ेंगे वो आपने खुद ने अपने नोटबुक में खुद के हाथों से लिखना है, ठीक है। सो इससे आपकी प्रैक्टिस होती है मित्रों, सेक्शंस याद रहता है, क्योंकि यहाँ पे मैं सेक्शन याद करवा देता हूं, लेकिन जब आप खुद के हाथों से लिखेंगे ये चार्ट, खुद के नोटबुक में खुद के हाथों से लिखोगे तो ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। सो इसलिए चार्ट बुक का हार्ड कॉपी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। ओके फाइन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी रेगुलर टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है। सो हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद आपकी टेस्ट ली जाती है, इंस्टीट्यूट के पैटर्न पे टेस्ट ली जाती है अलॉन्ग विद नेगेटिव मार्किंग। सो टेस्ट भी किसी ने मिस नहीं करना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है, रोज का लेक्चर रोज देखना है। रिकॉर्डेड वालों, आपके लिए भी सलाह है, डोंट मिस द लेक्चर ऑफ टैक्सेशन इवन फॉर अ सिंगल डे। रोज का लेक्चर आप रोज देखेंगे, रोज का लेक्चर रोज अपलोड होता है, ठीक है। डीले नहीं होना चाहिए, याद रखना, डीले करोगे तो बहुत सारी टेस्ट मिस करोगे। टेस्ट जो है वो हम जिस डेट को बताइए उसी डेट को कंडक्ट करेंगे, बाद में नहीं कंडक्ट करेंगे। तो रोज आपने एक लेक्चर देखना जरूरी है। ओके चलो फाइन। सो ये हो गया। अब हम शुरुआत करेंगे हमारे सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। सो कोई बेसिक चीजें बताने की बाकी तो नहीं है, सारी की सारी मैंने बता दी है। पसीना बहुत हाँ नहीं चलता है ना, और आज गर्मी भी ज्यादा है, और आज सुबह सुबह लाइट भी गई थी, पता नहीं, ठीक कोई बात नहीं। चलो हाँ, तो हम कह रहे थे, चलो दिवांशी बत्रा जी, चार्ट बुक कहाँ मिलेगी बेटा? आईकन एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन है, उस पर आपको मिल जाती है। मोबाइल एप्लीकेशन के लिंक के लिए आप संपर्क कीजिएगा टीम से उन दिए गए नंबर पे, ठीक है, तो आपको लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है। चलो सो अब शुरुआत करते हैं देवी और सज्जनों टैक्स, ठीक है, बिना विलंब, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में तो जानकारी दे दी है, अब मार्किंग सिस्टम मैंने आपको बताया है, क्या चाहिए ये सारी चीजें बता दीजिए दी है। अब शुरुआत करते हैं, ठीक है। सो अगर आपके पास नोटबुक नहीं होगी, कैलकुलेटर नहीं होगा, तो कल का लेक्चर शुरू होने से पहले, ठीक है, आप नोटबुक कैलकुलेटर सब लेके बैठना, ठीक है। चलो सो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट का नाम ही हमारा टैक्स लॉज है, तो टैक्स लॉज में एक शब्द है टैक्स। व्हाट डू मीन बाय टैक्स? टैक्स क्या होता है? व्हाट इज टैक्स? व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या है? टैक्स क्या है? फटाफट फटाफट, टैक्स क्या है? व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज नथिंग बट फीस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। टैक्स ये फीस है जो गवर्नमेंट सिटीजन से कलेक्ट करता है, ठीक है। अब जैसे दुनिया भर में कई सारे देश हैं, तकरीबन 200 के आसपास नंबर ऑफ कंट्रीज हैं। हर एक कंट्री को चलाने के लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट होती है। तो हिंदुस्तान में भी जैसे सरकार इस देश को चलाती है, इनफैक्ट हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा देश है, ठीक है। सो एरिया वाइज अगर नापा जाए तो एरिया वाइज इंडिया जो है वो दुनिया का एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और पॉपुलेशन वाइज कहते हैं वी आर 2nd लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है। कहते हैं ये शब्दों का इस्तेमाल किया मैंने क्योंकि हिंदुस्तान में पॉपुलेशन की गिनती मुमकिन नहीं है, कितना भी कोशिश कर ले गिनती मुमकिन नहीं है। कहते हैं गूगल पे यहाँ वहां सर्च करने के बाद 136 करोड़ के आसपास, 140 करोड़ के आसपास हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है, और उस नंबर में, उस फिगर में कितनी सच्चाई है भगवान मालिक है, ठीक है। मेरे हिसाब से 140 करोड़ को तो हमने पार कर दिया होगा, और लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का पॉपुलेशन बढ़ाने में योगदान हुआ होगा, ठीक है। सो इससे ये नंबर जरूर बढ़ गया होगा, ठीक है। सो इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, इनको संभालने के लिए, इनको संभालना का मतलब इनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सड़क चाहिए, रोड्स चाहिए, ठीक है। देन कोविड के दौरान आपको मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जरूरत है, ठीक है। देन आपको एजुकेशन की जरूरत है, गवर्नमेंट बहुत सारी एजुकेशन की फैसिलिटी स्कूल्स के और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के थ्रू प्रोवाइड करता है। तो हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के लोगों के लिए कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। अब ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर बहुत खर्च आता है, खर्चे का बहुत बड़ा बोझ है।
अब ये बोझ गवर्नमेंट अकेला थोड़ी ना उठाएगी, ठीक है, इसके लिए आपको भी तो सहयोग देना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट आपसे फीस कलेक्ट करती है और उसी फीस को गवर्नमेंट नाम देती है टैक्स। सो जैसे कि हम जानते हैं 1947 में मना 1947 में हमें जब इंडिपेंडेंस मिला, तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री करके बताया गया। डेमोक्रेसी का मतलब यह होता है कि इस देश में जो भी कानून व्यवस्था बनाई जाएगी वो कोई एक सिंगल पर्सन नहीं बना सकता, बल्कि इस देश के सभी लोग, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ये देश के सभी लोग मिलकर एक व्यवस्था बनाएंगे। ठीक है, हम सभी लोग मिलकर कानून बनाएंगे, हम सभी लोग मिलकर इस कानून को फॉलो करेंगे। अब जब 1947 में अपनी देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद डेमोक्रेटिक देश बनाया गया, तो 1949 में हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया और संवैधानिक देश के तौर पे, ठीक है, इस देश के संविधान ने यह कहा कि जो कानून बनाएंगे हम सभी लोग मिलकर बनाएंगे और हम सभी लोग मिलकर इसको फॉलो करेंगे। और उसी संविधान ने इस देश की सरकार को अधिकार दिया देश चलाने के लिए आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो लोगों से। ठीक है, सो बेसिकली टैक्स क्यों कलेक्ट किया जाता है? आप लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, गवर्नमेंट को खर्चा आता है और वो खर्चा मीट करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग टाइप के टैक्सेस कलेक्ट करता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते हैं। अब कौन कौन से टाइप के टैक्सेस होते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ हिंदुस्तान बड़ा देश होने की वजह से एक सिंगल गवर्नमेंट हिंदुस्तान को नहीं चला सकती। जैसे बचपन में आप लोगों ने शायद सिविक्स अगर पढ़ा होगा, सिविक्स में आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में 3 टायर स्ट्रक्चर है। 3 टायर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? एक सिंगल गवर्नमेंट जो है देश को नहीं चला सकती, एक सिंगल गवर्नमेंट देश को नहीं चला सकती। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, ऐसे 3 टाइप की सरकारें हिंदुस्तान में चलती है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि पहला कारण यह है कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दूसरा एरिया भी बहुत ज्यादा है। तो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर एक सिंगल मोदी जी की नजर कैसे हो सकती है? हर एक की समस्या मोदी जी सॉल्व नहीं कर सकते। तो पूरे देश की रक्षा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपके राज्य की माना स्टेट की रक्षा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट में भी छोटे छोटे लोकल एरियाज है, उनकी रक्षा करने के लिए लोकल अथॉरिटीज है। तो इसलिए, ठीक है, हिंदुस्तान में 3 टायर स्ट्रक्चर, 3 प्रकार की गवर्नमेंट बनी। अब 3 प्रकार की गवर्नमेंट हर एक एरिया का ध्यान रखती है। लोकल अथॉरिटी, जैसे पुणे में पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो पुणे के लोगों का देखभाल करती है। देन पुणे इज इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का देखभाल करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है, एंड महाराष्ट्र बीइंग इन इंडिया, उसकी देखभाल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, चलो, सो ऐसे 3 सरकारें हैं, 3 गवर्नमेंट्स हैं। ये तीनों गवर्नमेंट जो है ये आपका ख्याल रखती है और इनको आपका ख्याल रखने के लिए टैक्सेस लेने पड़ते हैं। इन शॉर्ट, हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ टैक्सेस कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ टैक्सेस कलेक्ट करती है और लोकल अथॉरिटीज भी कुछ टैक्सेस कलेक्ट करती है। इसका मतलब हमारे देश में टैक्स हर एक टाइप की सरकार कलेक्ट करती है, लेकिन कौन सी सरकार कौन सा टैक्स कलेक्ट करती है ये आगे पता चलेगा अपने को। ठीक है, चलो, अब ये तो मैंने बता दिया, हिंदुस्तान दुनिया का 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज कंट्री है और एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, चलो, इसलिए 3 गवर्नमेंट्स है और तीनों गवर्नमेंट अलग अलग टाइप के टैक्सेस कलेक्ट करती है। अब आपसे जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, इनका इस्तेमाल कहां होता है, इसका एक छोटा सा पाई चार्ट मैंने बनाया है, लेकिन इसके बारे में हम अंत में चर्चा करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, सो बाद में चर्चा करेंगे। अब फिलहाल तो, ठीक है, समरी में बता देते हैं आपसे जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं ये कहां कहां यूज होते हैं। सबसे पहला खर्चा जो गवर्नमेंट का होता है वो देश को सुरक्षा देने के लिए होता है। देश को सुरक्षा देने के लिए नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ये तीनों मिशनरीज की जरूरत है मित्रों। ठीक है, तो सबसे ज्यादा खर्चा अपना, यानी वैसे तो खर्चा अलग अलग चीजों पे होता है, उसमें से सब्सटेंशियल खर्चा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पे होता है। बहुत सारा आर्म्स एंड एम्युनिशन हम खरीदते हैं। ठीक है, देन हमारे सोल्जर्स को सैलरी देना पड़ता है। ठीक है, पुलिस फोर्स है इंटरनल कंट्रोल करने के लिए, अलग अलग स्पेशल टास्क फोर्स है हिंदुस्तान में, तो उनके ऊपर खर्चा किया जाता है। दूसरा, इरिगेशन के ऊपर भी खर्चा होता है। हमारे घर में जो भी पानी की व्यवस्था, शुद्ध पानी हम पीते हैं, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल सरकार प्ले करती है, क्योंकि जो भी पानी है डैम्स में कलेक्ट करो, बाद में उसको साफ सुथरा बनाइए, प्यूरिफिकेशन कीजिए, आपके घर में पीने लायक बना के पहुंचाइए, ये काम सरकार का है, इसके लिए सरकार को खर्चा आता है। तीसरा, सरकार आपको बहुत सारी एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे कि आप जानते हो कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। हाँ, हालांकि हालत खराब थी गवर्नमेंट स्कूल्स की कुछ सालों पहले, लेकिन धीरे धीरे उनमें भी सुधार हो रहा है। ठीक है, सो गवर्नमेंट स्कूल्स प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि सभी को
सभी को प्राइवेट स्कूल्स की फीस परवड़ती नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के कॉलेजेस है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है, इनफैक्ट पुणे में मैक्सिमम जो कॉलेजेस है वो मैक्सिमम कॉलेजेस को ग्रांट्स जो है गवर्नमेंट से मिलती है, ठीक है। सो आपके जो कॉलेजेस की फीस बहुत ही नॉमिनल है, कितना फीस चार्ज करते हैं, 2-3-4 हजार रुपया फीस चार्ज करते हैं। क्या लगता है आपको 3-4 हजार की फीस में आपको कॉलेज पूरे साल भर एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएगी? नहीं मित्रों, उस ये 3-4 हजार से तो प्रोफेसर की सैलरी नहीं निकलती, तो फिर ये स्कूल्स का कॉलेजेस का ये खर्चा पे करने के लिए इनके पास पैसा कहां से आता है? गवर्नमेंट इनको फंडिंग करता है, ठीक है। सो गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा खर्चा करता है। इसके अलावा अपन रिसर्च भी करते हैं, ठीक है। सो इसरो पता होगा, जिसमें अपना रिसर्च चलता है, रिसर्च के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, ठीक है। अब कभी भी कोई गफला गड़बड़ हो जाती है, यानी बजट गवर्नमेंट का हिल जाता है, तो रिसर्च के ऊपर का खर्चा गवर्नमेंट कम कर देती है, ठीक है। आपने कई सारी मूवीज देखी होगी जिसमें देखा होगा कि रिसर्च करने के लिए पैसा कम है, इसलिए हमारे लोगों ने बहुत सस्ते में रिसर्च करना शुरू कर दिया है, ठीक है। ऐसे कई सारी, शायद वो कौन सा मूवी था, मिशन मंगल, हाँ ऐसा। मैं मूवीज थोड़ा कम देखता हूं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं होती मूवीज के बारे में, ओके। चलो, उसके अलावा हॉस्पिटल्स के ऊपर खर्चा होता है, गवर्नमेंट के बहुत सारे हॉस्पिटल्स है। अब गवर्नमेंट की हॉस्पिटल की फिलहाल स्थिति खराब है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग एक साथ बीमार हो चुके हैं, इसलिए, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी प्रोवाइड करते हैं, कई सारे हॉस्पिटल्स पे अच्छी अच्छी सुविधा दी जाती है। तो आपसे जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं ना, इन सारे पर्पजों के लिए यूज होता है। चलो, अब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस? तो टैक्सेस के बेसिकली दो टाइप है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। सर ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब बता दीजिएगा। मतलब भी बताएंगे, और हिंदुस्तान में डायरेक्ट टैक्स कितना कलेक्ट होता है और इनडायरेक्ट टैक्स कितना कलेक्ट होता है वो भी आपको बता देते हैं। चलो, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डायरेक्ट टैक्स के डिस्कशन से। सर ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? कृपया ध्यान देके सुनिएगा, सुनिएगा, सुनिएगा। देवी और सज्जनों, यहां तक का डिस्कशन क्लियर है? किसी को कोई क्वेरी है? कोई क्वेरी है ऑनलाइन? बोलो फटाफट, प्लीज शूट योर क्वेरीज, प्लीज प्लीज प्लीज। कोई क्वेरीज है? कृपया क्वेरीज पूछ लीजिएगा। समझ में आ गया होगा तो यस यस लिखने की कृपा कर सकते हैं। चलो, सो कोई क्वेरी है? नहीं है, चलो वेरी गुड। नो सर, नो सर, चलो फाइन। अभी बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं लेकिन कमेंट करने से डर रहे हैं। ओके, हिमांशु जी कह रहे हैं मस्त, मजा आ रहा है। वेरी गुड बेटा, मजा लेते रहिए। चलो, हाँ, अभय जी एक सवाल पूछ रहे, सर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टैक्स पेयर्स इन इंडिया? बेटा, हिंदुस्तान में टैक्स पेयर की संख्या बताने से पहले हम आपको टाइप्स ऑफ टैक्सेस बताना पसंद करेंगे, और उसके बाद हर एक टाइप में टैक्स पेयर की संख्या कितनी है वो बताना पसंद करेंगे, ठीक है। चलो, सो चलो चलो चलो, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। सो देवी और सज्जनों, टैक्सेस को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सर ये डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स क्या है? सर डायरेक्ट टैक्स में मित्रों, डिफाइन करने के लिए एक एग्जांपल के साथ डिफाइन करेंगे। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो सरकार लोगों से डायरेक्टली कलेक्ट करती है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो सरकार लोगों से डायरेक्टली कलेक्ट करती है, यानी किसी के थ्रू नहीं कलेक्ट करती। जैसे फॉर एग्जांपल हम हैं, सरकार है, तो जो टैक्स हम डायरेक्टली सरकार को पे करते हैं, यानी कोई भी टैक्स, ठीक है, जो आप डायरेक्टली सरकार को देते हैं उनको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। हिंदुस्तान में ऐसे केवल दो ही टैक्सेस थे जो आप डायरेक्टली सरकार को पे करते थे, उसमें से पहला इनकम टैक्स है और दूसरा वेल्थ टैक्स था। क्यों था बता देंगे। था, ये शब्द का इस्तेमाल हमने क्यों किया था वो हम आपको बाद में बता देंगे, लेकिन उसके पहले इनकम टैक्स क्या होता है ये बता देते हैं। इनकम टैक्स क्या होता है? ओके, चलो, सो इनकम टैक्स क्या होता है, ठीक है। आदित्य जी कह रहे प्रॉपर्टी टैक्स, बिल्कुल बेटा वो भी कवर करेंगे, सब कवर करेंगे, ठीक है, सुनते रहिएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आदित्य झा जी है, ठीक है, सो सूट बूट पहने, ठीक है, मास्क नहीं लगाया भाई साहब ने, ठीक है, चलो भाई साहब बाद में लगा दीजिएगा। ओके, सो ये भाई साहब जो है, ये भाई साहब आदित्य झा जी हैं और ये हो चुके हैं, ठीक है, ये वो हो चुके हैं, क्या बोलते हैं उसको, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। सो ये सीएस हो चुके हैं और सीएस होने के बाद वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं।
ओके, कृपया ध्यान देके सुनना। ओके, सो ये इनकम कमा रहे हैं। तो आदित्य झा जी के पास इनकम कमाने की क्या क्या तरकीबें हैं? पहली तरकीब, आदित्य झा जी सीएस बनने के बाद जॉब कर सकते हैं, जॉब करके सैलरी कमा सकते हैं। तो झा जी जो है, ठीक है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जॉब कर रहे हैं और भाई साहब की पगार से सालाना पगार 24 लाख रुपया है, 24 लाख रुपीज पर एनम इज हिज पे। ठीक है, सो एक तो सैलरी इनकम कमा सकते हैं, नहीं तो झा जी अगर प्रैक्टिस करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस इनकम कमा सकते हैं। ठीक है, सो नहीं तो झा जी के पास कोई एसेट्स है, ठीक है, एसेट्स है, समझो कोई पुरानी प्रॉपर्टी है इनकी, वो प्रॉपर्टी बेच के पैसा कमा सकते हैं, जिसको हम टैक्स की भाषा में कैपिटल गेन कहते हैं। या झा जी को शेयर्स में इंटरेस्ट है, रुचि है शेयर्स खरीदने में, बेचने में, तो शेयर्स खरीद के बेच के जो फायदा होता है उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। तो शाह जी एक तो मेहनत करके, ठीक है, सैलरी इनकम कमा सकते हैं, बिजनेस करके बिजनेस इनकम कमा सकते हैं, या असेट्स बेच बाच के कैपिटल गेन कमा सकते हैं, या फिर झा जी इनके पास प्रॉपर्टी है जो किराए पे देते हैं और उससे किराए कमाते हैं, जिसको हम रेंटल इनकम या टैक्स की भाषा में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं, ये इनकम कमा सकते हैं। या फिर झा जी जो है सीएस बन गए, सीएस बनने के बाद इन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया, बैंक में एफडी किया है और एफडी के ऊपर साल भर उनको ब्याज आते रहता है। इसके अलावा झा जी ने अब कुछ भी करना छोड़ दिया है, तो इनकी इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, डिविडेंड इनकम हो सकती है, टैक्स की भाषा में इसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहते हैं। तो झा जी, ठीक है, इनमें से कोई भी इनकम कमा सकते हैं या फिर ये सारी इनकम कमा सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग टाइप की इनकम कमाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग टाइप की इनकम कमाते हैं। तो सैलरी इनकम भी कमाते हैं, बिजनेस इनकम भी कमाते हैं, एसेट बेच के कैपिटल गेन भी कमाते हैं, प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ा के रेंटल इनकम भी कमाते हैं, और इनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी होता है। अब ये जो भी आप इनकम कमाते हो, झा जी ने साल भर में से 50 लाख रुपया कमाया है। ठीक है, ऐसे अलग 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 हेड से उन्होंने 50 लाख कमाया। अब ये जो उन्होंने पैसा कमाया है, इस इनकम के ऊपर साल के अंत में इनको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, सो देखो मोदी जी कहते हैं आपकी इनकम जिधर है मोदी जी की नजर उधर है। तो आप जितना भी इनकम कमाएंगे, ठीक है, वो मोदी जी को पता चलता है। सर कैसे पता चलेगा हमें, हमने कितनी इनकम कमाई है? ठीक है, वो गवर्नमेंट को, सरकार को कैसे पता चलेगा? यही तो बताना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, सो आने वाले लेक्चर्स में हम धीरे धीरे बताते जाएंगे आपको कि सरकार को हर एक पैसा जैसे ही आपके खाते में जमा होता है, तुरंत सरकार को पता चल जाता है आपने कितना पैसा कमाया। तो झा जी ने साल भर में जितना भी पैसा कमाया है, ठीक है, इसको टैक्स की भाषा में हम इनकी आय या इनकम कहते हैं। ठीक है, सो हमारी हिंदी ठीक ठाक है, इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन शायद हिंदी में भी आय कहा जाता है। ओके, हाँ, सो अब इनकी आय, माना इनकी इनकम जो है 50 लाख है, अब इनकी आय पे इनको सरकार को टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में टैक्स ऑन इनकम माना इनकम टैक्स कहते हैं, और हिंदी में इसको आय के ऊपर का कर, दैट इज आयकर कहते हैं। ठीक है, सो आयकर विभाग, ऐसे आपने शब्द सुना होगा। ठीक है, आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे तो इस शब्द का बहुत बार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो, सो बेसिकली इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम। ठीक है, सो व्हाट एवर इनकम दैट यू आर गोइंग टू अर्न, यू आर लायबल टू पे टैक्स ऑन दैट इनकम, एंड दैट टैक्स इज नोन एज इनकम टैक्स। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, अब देखो ये भाई साहब झा जी और मोदी जी, ठीक है, इनके बीच में तीसरा कोई इंसान नहीं है। झा जी अपने इनकम के ऊपर डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, किसी के थ्रू नहीं पे करते, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। डायरेक्टली, जो टैक्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, डायरेक्टली आपके खाते में से ये टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के खाते में जाता है, उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट टैक्स में मित्रों केवल दो टैक्सेस थे, एक इनकम के ऊपर का टैक्स और दूसरा वेल्थ के ऊपर का टैक्स। अब वेल्थ के ऊपर के टैक्स के बारे में बाद में चर्चा होगी, लेकिन इनकम टैक्स। अब और एक सवाल बच्चों के मन में टैक्स पढ़ते पढ़ते आता है कि ये इनकम के ऊपर जो हमें टैक्स भरना है, वो क्या हम हर साल भरने के लिए लायबल है या एक ही बार भरने के लिए लायबल है? इनकम के ऊपर हम टैक्स कितनी बार भरेंगे? भाई साहब, इसके पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आप इनकम एक ही साल में कमाओगे या हर साल कमाओगे? आप बताइए। अगर आप इनकम हर साल कमाओगे तो इनकम के ऊपर टैक्स भी हर साल भरना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स ऐसी चीज है, जब तक आप कमाते रहोगे तब तक आप भरते रहोगे इनकम टैक्स। अभी आप लोग इनकम टैक्स शायद ही भरते होंगे, है ना? नाउ यू आर नॉट लायबल टू पे एनी इनकम टैक्स, सर, क्योंकि हम इनकम ही नहीं कमाते हैं।
हाँ, किसी और की उड़ाने का काम जरूर करते हैं, लेकिन हम इनकम कमाते नहीं। कोई बात नहीं, ये आपके लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम है। देखो, उड़ाई बस किसी और की जाती है इनकम, ठीक है। जब खुद कमाना शुरू करते हो तो इच्छा उड़ाने की होती नहीं है। तो खूब उड़ाओ। सिर्फ ये लेक्चर सुनते सुनते मेरी वॉल्यूम थोड़ी कम रखो, घर वाले ने सुन लिया तो स्क्रीन से बाहर निकल के मुझे पीटेंगे। हाँ, तो हम कह रहे थे कि आपने जो भी इनकम कमाई, इस इनकम के ऊपर आप टैक्स भरने के लिए लायबल हो, इसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। ओके, अब स्लैब रेट, सौम्या जी, इतने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। सब्र करना होगा, सब्र का फल वो होता है। हाँ, वही। ओके, चलो, सो ओके फाइन। हाँ, अब हम कह रहे थे कि इनकम टैक्स के अलावा और एक टैक्स था, वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स बताने से पहले इन भाई साहब को आप पहचानते होंगे क्या? इनकी शक्ल कहीं देखी है, जानी पहचानी सी है, ठीक है। सो यस, पूरी दुनिया इनको पहचानती है सर, हम तो क्या पूरी दुनिया जानती है। तो मालिक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ग्रुप ऑफ कंपनीज के, ठीक है। सो मुकेश अंबानी जी, इनके पास क्या है? इनके पास क्या है? इनके पास गाड़ी नहीं, गाड़ी तो बहुत सारी है, ये ऐसे घूमते हैं यस प्राइवेट जेट में। इनके पास गाड़ी है, इनके पास बंगला है, इनके बंगले का नाम आंटी ला है, ठीक है। आंटी ला ही है ना? ओके, चलो, बहुत महंगी बिल्डिंग है ये, हिंदुस्तान की वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट बिल्डिंग है, ठीक है। हाँ, किरण जी बिल्कुल सही समझे आप, धीरू अंबानी जी के बेटे हैं ये। ओके, अब इनके भी बच्चे हो चुके हैं। चलो फाइन, अब हाँ, इनके बच्चे के, इनके बच्चों के बच्चों की बारी आ गई है अभी तो, ठीक है। सो इनके पास गाड़ी है, बंगला है, बहुत सारी ज्वेलरी है, और इसके अलावा भाई साहब के पास बहुत सारा पैसा भी है, कैश भी है, ठीक है। चलो, सो अब इनको हम कहते हैं एसेट्स, इनको हम कहते हैं एसेट्स, ठीक है। क्या कहते हैं? इनकम अलग होती है, एसेट्स अलग होता है। इनकम वो होती है जो आप हर साल कमाते हो, एसेट वो होती है जो इनकम से बनाई जाती है। असेट्स वो होती है इनकम बचाने के बाद, जितना भी सेविंग्स होगा, सेविंग से हम असेट खरीदना शुरू करते हैं। तो लोग देखो, पहले के जमाने में लोग जो भी इनकम कमाते थे, इनकम से सेविंग्स करते थे और सेविंग्स से असेट्स बनाते थे, ठीक है। इनकम कमाते थे, इनकम कमा के सेविंग्स करते थे, और सेविंग से असेट्स बने। तो ये भाई साहब ने भी ऐसे कई सारी असेट्स बनाई है। ये असेट्स के ऊपर गवर्नमेंट पहले टैक्स लेता था, यानी इनकम पे तो टैक्स लेता ही था, इनकम के अलावा असेट्स पे भी टैक्स था। असेट्स को वेल्थ कहा जाता है, आपकी टैक्स में आपकी असेट्स को वेल्थ कहा जाता है। सो ये वेल्थ के ऊपर आपको सरकार को टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है, जिसको वेल्थ टैक्स कहा जाता था, ठीक है। सो जिनकी नेट असेट वैल्यू 30 लाख से ज्यादा थी, दोस पीपल वर लायबल टू पे वेल्थ टैक्स। मित्रों, आपकी वेल्थ जहां है, भाई साहब की नजर वहां है, तो आपकी असेट्स के ऊपर यू आर लायबल टू पे द टैक्स व्हिच वाज नोन एज वेल्थ टैक्स। बट बात ऐसे है कि ये वेल्थ टैक्स अब हो चुका है अबॉलिश, ठीक है। अभी सरकार वेल्थ टैक्स कलेक्ट नहीं करता, कुछ सालों पहले ही वेल्थ टैक्स को अबॉलिश किया गया, और सरकार ने वेल्थ टैक्स अबॉलिश करके इनकम टैक्स के रेट्स बढ़ाए। इसलिए मैंने कहा था वेल्थ टैक्स था का मतलब अब ये नहीं रहा, ये आपके सिलेबस का भी पार्ट नहीं है, और सरकार अभी इसको कलेक्ट भी नहीं करती। सरकार केवल एक टैक्स कलेक्ट करती है, और वो भी इनकम टैक्स, ठीक है। चलो सर, ये समझ में आ गया। तो सर, इनकम टैक्स को या डायरेक्ट टैक्स को कुछ इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ टैक्स व्हिच इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। इट इज अ टैक्स व्हिच इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। अब एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, द टैक्स व्हिच इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, जो टैक्स पब्लिक से डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? जो टैक्स पब्लिक से डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है उसको कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। ओके, चलो फाइन। अब मुझे बताओ, जब हम कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स में पहले दो टैक्सेस थे, एक इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, उसमें से वेल्थ टैक्स तो अबॉलिश हो चुका है, अब सिर्फ कौन सा टैक्स बाकी है? इनकम टैक्स। तो क्या हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स एंड इनकम टैक्स इज वन एंड द सेम? यस। इसलिए बहुत बार लोग ऐसे भी कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स इज नथिंग बट ए टैक्स ऑन इनकम। डायरेक्ट टैक्स इज नथिंग बट ए टैक्स ऑन इनकम। जो टैक्स इनकम पे लगता है उसी को इनकम टैक्स या फिर इंटरचेंजेबली डायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है। सो ये चीज याद रखनी है मित्रों, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो मैंने समझाया है, ठीक है। हाँ, अब अर्जुन बब्बर जी जानना चाहते हैं, सर ये टैक्स क्यों हटाया गया? बिल्कुल, वाई 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 बेटा, आपने वाई 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 3 बार पूछा,
लेकिन मैंने सब मैसेज आपके एक साथ ही पढ़ लिए हैं, इसलिए मैं 3 बार वाई 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 बोल रहा हूँ। सो भाई साहब जानना चाहते हैं वेल्थ टैक्स क्यों घटा है? बेटा देखो, मैंने टैक्स की हिस्ट्री में बहुत रुचि रखता हूँ, ठीक है। सो ऐसे अगर आप सवाल पूछ लेते ना सर ऐसा क्यों हुआ, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। सो बिल्कुल आपके सवाल का जवाब बता देता हूँ। वेल्थ टैक्स क्यों हटाया गया, आपको बता दे। समस्या क्या थी हिंदुस्तान में ना, टैक्स की चोरी करने वाले लोग बहुत लोग हैं, यानी टैक्स ऑनेस्टली नहीं पे करते। यानी जैसे भाई साहब अभी कौन है, नाम क्या है भाई साहब का, अर्जुन बब्बर जी। अर्जुन बब्बर जी, हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछेंगे, ठीक है। अर्जुन बब्बर जी, आपकी फैमिली है, सब सुरक्षित है, अच्छे से रह रहे घर में बराबर? अर्जुन जी मेरे इस सवाल का जवाब देते जाइए, क्या आप फैमिली के साथ रहते हो? फैमिली का मतलब आजकल डिफाइन भी करना पड़ता है, मम्मी पापा और सभी लोग मिलकर रहते हैं। अर्जुन जी, हेलो अर्जुन जी, हेलो हेलो, अरे सवाल पूछ के चले गए क्या? हेलो हेलो, आ नहीं रहे, या शायद मुझे नेटवर्क लेट आता है। ठीक है अर्जुन जी, आप फैमिली के साथ रहते हो। अब अर्जुन जी, आप आपके माता पिताजी के साथ रहते होंगे, भाई बहन के साथ रहते होंगे, बिल्कुल सही है। तो अर्जुन जी, तो बात ऐसे है, आपके फैमिली मेंबर्स के पास कितने एसेट्स है? जैसे आपके पापा की वेल्थ कितनी है, क्या आपको पता है अर्जुन जी? अरे है, अर्जुन जी है, मुझे लगा हाँ। चलो हाँ, अर्जुन जी आपके पेरेंट्स की वेल्थ कितनी है आपको पता है? अर्जुन जी, क्या आप सभी के लिए सवाल है, क्या आपको आपके पेरेंट्स की वेल्थ कितनी है, उनके पास कितने वैल्यू की एसेट्स है, कितना कैश है, कितना एफडी है, कितना ज्वेलरी है, क्या ये आपको पता है? क्या आपको ये पता है? किसी, हाँ लेट जाता है थोड़ा सा यहाँ से आवाज वहां तक पहुंचने के लिए। हिंदुस्तान का इंटरनेट ज्यादा तेज नहीं है, ठीक है। हिंदुस्तान में 5G का मतलब 5-2G होता है। ओके चलो, सो हाँ देखो बिल्कुल सही जवाब दिया अमन जी ने। मित्रों, हम सभी लोगों हमारे फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन एक घर में 365 दिन 2400 घंटे एक साथ रहने के बावजूद हमें कभी नहीं पता चलता कि अपने घर वालों के पास कितने वैल्यू की एसेट है, ठीक है। अब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ठीक है। नहीं मैंने ये सवाल पूछने के बाद, आपके माँ बाप को जाके पूछे आप कि आपके पास कितना पैसा है, सर पूछ रहे थे, ठीक है, वो वहां से घुस के मुझे यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे, ठीक है। सो कृपया अपने घर वालों से ये सवाल ना पूछे, हिम्मत ना करें, ठीक है। सो अब अगर करनी है तो ऑन योर ओन रिस्क। चलो सो मित्रों, किसी को पता नहीं होता, क्यों? कोई बताता ही नहीं है हिंदुस्तान में सही फिगर कितने वैल्यू की एसेट है। जिसके पास कुछ एसेट नहीं होती वो बताता है मैं तो अंबानी को ओवरटेक कर दूंगा कुछ दिनों में, ठीक है। सो और जिनके पास होता है वो कभी कुछ बताते हैं नहीं, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। सो मित्रों, यही समस्या थी सरकार के साथ भी, ठीक है। सरकार बोलता था अगर आपके पास 30 लाख से ज्यादा की संपत्ति है तो उसके ऊपर आप वेल्थ टैक्स भरिए। तो लोग अपने संपत्ति को डिस्क्लोज ही नहीं करते थे, बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करते थे। और संपत्ति खरीदते वक्त बहुत लोग अलग अलग लोगों के नाम से संपत्ति खरीदते थे। जैसे आपके घर में ही आपके माँ बाप ने कुछ एफडी आपके नाम से बना के रखी होगी, कुछ ज्वेलरी आपके नाम से खरीद के रखी होगी, तो इसलिए देखिए एसेट्स आपकी होगी लेकिन उस पर नाम किसी और का होगा, इसलिए कभी भी एसेट का रियल वैल्यूएशन पता ही नहीं चलता था। इसलिए सालों से बहुत कम लोग वेल्थ टैक्स भर रहे थे, बहुत कम लोग। और वेल्थ किसकी कितनी है वो ढूंढना काफी मुश्किल था। जैसे 2016 में पहली बार घर में कैश कितना है ये लोगों को पता चल गया। 2016 में जब मोदी जी शाम के कितने बजे आए थे? 8 बजे आए थे। भाइयों और बहनों, आज रात से कितने की नोट? 500 और 1000 की जो नोटें थी वो बंद कर दी। और तब आपके घर के बुजुर्ग एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिए, ठीक है। और जैसे ही रात को आप सोए तो बुजुर्ग लोग जाग गए और उसी रात को उन्होंने कुछ किया, यानी घर के अलमारी से कितने नोट्स थे वो निकाले और गिनती करना शुरू किए, दूसरी दिन बैंक में जाके भर दिए। तो मित्रों, ये हिंदुस्तान है, तो इसमें रियल वेल्थ कितनी है कभी भी पता चलना मुमकिन नहीं है। इसलिए रियल वेल्थ कितनी है पता चलना मुमकिन नहीं है, इसलिए सरकार ने परेशान हो के वेल्थ टैक्स को अबॉलिश किया और इनकम टैक्स का रेट बढ़ाया। और उसके बाद क्या हुआ वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। बाबर जी, आप पूछने से पहले हम बता देते हैं, ठीक है। सो उसके बाद ऐसे हुआ कि गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है, पहले इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स मिलके, समझो इनकम टैक्स गवर्नमेंट पहले कलेक्ट करता था से 100 रुपया और वेल्थ टैक्स कलेक्ट करता था 10 रुपया, ऐसे मिलके 110 रुपया पहले गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता था। जब वेल्थ टैक्स अबॉलिश किया तो वेल्थ टैक्स अबॉलिश करने के बाद सरकार ने इनकम टैक्स के रेट्स बढ़ाए, ठीक है। वेल्थ टैक्स अबॉलिश करने के बाद सरकार ने इनकम टैक्स के रेट्स बढ़ाए
और उसके बाद जो कलेक्शन हुआ ना सरकार का वेल्थ टैक्स अबॉलिश करने के बाद 140 हो गया। यानी पहले दोनों टैक्सेस मिला के जितना पैसा कलेक्ट नहीं करते थे उतना एक ही टैक्स से आना शुरू हो गया। तो इससे सरकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा ही नुकसान हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो। सो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अरे देखो, हाँ माइंड जी कह रहे हैं सर मुझे 1.5 साल के बाद 500 की 4 नोटें मिली थी घर में। बेटा अब ये मेरा दर्द अगर मैं आपको ये प्लेटफॉर्म से नहीं समझा सकता, ठीक है। सो हमारी माता जी की कृपा से हमारी तो बहुत बैंड बच चुकी थी, ठीक है, क्या बताएं। और अभी भी मोदी जी को याद करने के लिए हमारी माता जी ने वो नोटें संभाल के रखी है, ठीक है। कभी भी वो महीना नवंबर के महीने में ही शायद हुआ था, नवंबर का जब भी महीना आता है ना तो हमारी माता जी वो नोटें निकालती है, देखती है और फिर से अलमारी में रख देती है। तो अब वो दर्द सभी का था, रहेगा, और सालों तक मोदी जी को इस चीज के लिए देश दुनिया याद करेगी। चलो फाइन। सो ये तो हमने डायरेक्ट टैक्स बता दिया। अब डायरेक्ट टैक्स के बाद देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों समय की सीमा देखते हुए इनडायरेक्ट टैक्स की शुरुआत करते हैं। फटक से आपको इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो बता देते हैं, ठीक है। हमने शुरुआत कब की थी? 9:30। ओ हमारा समय 10:30 तक का ही था, ठीक है। सो हम ऑलरेडी समय को एक्सीड कर चुके हैं, तो हमें हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक एक घंटे का कुछ दिनों के लिए 3-4 दिनों के लिए अपने 1 आवर का ही लेक्चर होने वाला है। सो इसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, आई थिंक यस एसबीसी कितने बजे? 11 o'clock, 11 बजे आपका एसबीसी होगा, ठीक है। सो 11 बजे जुड़ जाइएगा एसबीसी के लिए, ठीक है। कल के लेक्चर का शेड्यूल बता दे आपको, कल सुबह बिल्कुल 8 बजे, 8 बजे से लेके 9 बजे तक जिंगल होता है। आज से 9 जिंगल होगा, ठीक है। 9:15 से लेके 10:15 तक टैक्स होगा, ठीक है। सो बिल्कुल 9:15 बजे, 9:15 का मतलब होता है 9:15। बहुत सारे लोगों को 9:15 पता नहीं होते, बता दें 9:15 पे हम आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे, ठीक है। सो कृपया नोटबुक लेके बैठना है। ये चार्ट जो है ऐप में अपलोड हो जाएंगे, ऐप का एक्सेस ले लीजिए और जो जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो अपनी किताब में उतार दीजिए। सेम डे का डिस्कशन सेम डे उतार दीजिए। अगर आप एक हफ्ता भी पीछे रह गए ना तो आप बाद में बहुत परेशान हो जाओगे लिख लिख के। तो इसलिए जिस दिन का डिस्कशन उसी दिन आप आपकी किताब में उतार दीजिएगा, ठीक है। और एब्सेंट बिल्कुल मत रहना, ओके। अब कुछ प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होता, नहीं बेटा प्रॉपर्टी टैक्स भी होता है ना, वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हमारे टाइप्स ऑफ टैक्सेस 2-3 क्वेश्चन बच्चों ने पूछ लिए थे। जैसे एक ने पूछा था सर टैक्स का कितना कलेक्शन होता है, कितना प्रतिशत लोग टैक्स भरते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पूछी थी, ठीक है। सो इसका जवाब मैं जरूर दूंगा, बस मेरा थोड़ा सा डिस्कशन बाकी है, वो डिस्कशन कंप्लीट कर लूंगा कल के सत्र में, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी दे दूंगा और नई नई चीजें भी आपके साथ शेयर होंगी, ठीक है। चलो सो आज के लिए यहीं पर रुकता है, ठीक है। हैव अ नाइस डे, फिर मिलेंगे चलते चलते, कल के लेक्चर में मिलेंगे, उपस्थित रह जाइएगा, ठीक है। चलो फाइन। और जो जो लोग ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं कोशिश कीजिए कल लाइव आके देखने की कोशिश कीजिएगा, फोर्स नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं आप लोग आदत से मजबूर हो, जल्दी उठने की क्षमता खो गए हो, ठीक है। लॉकडाउन की वजह से सुबह होती है दोपहर के 12 बजे, ठीक है। सो लेकिन मित्रों हम सुबह मॉर्निंग से लेक्चर शुरू करते हैं। अब इनिशियल डेज है इसलिए 8 बजे का समय है, लेकिन सही समय जो है जिस समय पे हम लेक्चर शुरू करते हैं वो आपको धीरे धीरे बता देंगे। इनिशियली इतना सारा डोज देने में कोई मतलब नहीं है, तो धीरे धीरे आप हमारे स्केड्यूल से वाकिफ भी हो जाएंगे और आपके अंदर इतना परिवर्तन होगा कि आपके पेरेंट्स खुद कहेंगे भाई साहब कौन सी ऐसी क्लास कर रहा है जिसने तेरी लाइफ को ही बदल के रख दिया। सो हैव ए नाइस डे, लेट अस मीट टुमारो।